हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा कि इसमें आपको कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके लिए मैं आपको सारे एग्जांपल्स, एप्लीकेबिलिटी सब कुछ बताऊंगा। एक भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आपको कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप कभी भी नहीं अटकेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स के बारे में। ठीक है, रेलेवेंस और यूज़फुलनेस। ठीक है, जब तक कि कोई भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, यूज़र की नीड को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है, तब तक उसको रेलेवेंट नहीं माना जाता। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं मैन मेड होता है और उसको उसी तरीके से यूज़ किया जा सकता है जिस तरीके से हमको उसकी ज़रूरत हो। ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है कि हर एक चीज़, जितनी भी हम फिगर्स वगैरह शो करते हैं उसमें वो फ्री हो पर्सनल बायस की वजह से। इसी के लिए हम आगे एक वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि जो भी हम फाइनेंशियल डेटा एंटर करते हैं उसका ऑडिट होगा। ठीक है, फिर आता है फीजिबिलिटी। ठीक है, फीजिबिलिटी का मतलब क्या है, यूटिलिटी क्या है उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, मतलब कि हमारे लिए कैसे वो यूज़फुल हो सकता है। अब देखते हैं, हमारे पास दो तरीके के अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो सकते हैं। एक होता है कॉन्सेप्ट्स, एक होता है कन्वेंशंस। कॉन्सेप्ट्स क्या होता है, जो हमको बेसिक मेथोडोलॉजी बताता है कि कैसे अकाउंटिंग बुक्स प्रिपेयर करा जाता है। और कन्वेंशंस क्या होते हैं, वो प्रोसीजर जो कि हमें स्टार्टिंग से अकाउंटिंग बुक मेंटेन करने के लिए हमने यूज़ किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। किस बेसिस, पहले देखते हैं पैरामीटर्स ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, बेसिक एब्स्ट्रैक्शन किसके बेसिस पे करा जाता है। सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो होता है वो थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, थ्योरीज के बेसिस पे बनाया जाता है, जबकि अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं, ये प्रोसीजर्स होता है जो कि बहुत सालों से फॉलो किए जा रहे हैं। ठीक है, अब इसका फॉर्मुलेशन प्रोसेस क्या है, कैसे ये बना। ठीक है, ये अकाउंटिंग बॉडीज़ बनाते हैं, जैसे इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, और ऐसे ही कन्वेंशंस क्या होता है, ऐसा कोई भी क्या कहते हैं है कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि उसको बनाती है, ये बल्कि क्या कहते हैं प्रैक्टिस की वजह से डेवलप हुआ है। ठीक है, हम रेगुलर करते रहते हैं, नई मेथोडोलॉजी डेवलप होती रहती है। पर्पस क्या होता है, ठीक है, पर्पस इसका होता है डे टू डे जो हम अकाउंट मेंटेन करते हैं किस तरीके से हम उसको शो करेंगे, क्या इंटरप्रिटेशन होगी, क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। लेकिन कन्वेंशन जो होता है सिर्फ प्रिपरेशन से करता होगा, सिर्फ कंसर्न रिलेटेड रहता है प्रिपरेशन से कि किस तरीके से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं। ठीक है, उसके लिए कोई भी हमें स्टैंडर्ड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा अपना लॉजिक होता है। ठीक है, लीगल रिकग्निशन कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के पे बेस होते हैं तो वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड होते हैं। लेकिन जो हमारे कन्वेंशंस होते हैं, जो प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं, उसके लिए हमारे पास कोई भी लीगल रिकग्निशन नहीं है। बायसनेस, कॉन्सेप्ट में कोई बायसनेस नहीं हो सकती क्योंकि वो लीगली अप्रूव्ड चीज़ें हैं। ठीक है, बल्कि पर कन्वेंशन हम अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, वो रूल होते हैं, वो रिपोर्टिंग प्रोसीजर होता है जिस तरीके से हम अपने बुक ऑफ अकाउंटिंग को मेंटेन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम क्या क्या हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहला है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बाद आगे एक रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, अपोजिट सा होता है। जैसे अक्रूवल कॉन्सेप्ट में हम क्या करते हैं, जिस समय ट्रांजैक्शन होती है, भले ही उसका कैश हमें रिसीव हुआ हो ना हुआ हो, प्रोडक्ट डिलीवर हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है, जिस समय कोई ट्रांजैक्शन होती है उसी समय हम उसको अपने बुक ऑफ अकाउंट में एंटर कर देते हैं। ठीक है, आपने कोई ऑनलाइन चीज़ खरीदी, ठीक है, उसका कैश ऑन डिलीवरी बाकी है, लेकिन वो कंपनी उसको तभी रिकॉर्ड कर लेगी जब आपने ट्रांजैक्शन प्लेस करा। ठीक है, आप जब आपने ऑर्डर प्लेस करा। ठीक है, जैसे कि ना एक एग्जांपल देते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट में क्या हुआ, एक एयरलाइन कंपनी है और एयरलाइन कंपनी की टिकट की बुकिंग पहले ही हो जाती है। तो जैसे ही टिकट बुकिंग की उन्होंने, भले ही फ्लाइट में आपको जगह क्या कहते हैं
अभी फ़्लाइट के लिए आप गए नहीं हैं, ठीक है, आपकी फ़्लाइट 1 वीक बाद है, लेकिन वो उसे बुक ऑफ अकाउंट में उसी दिन रिकॉर्ड कर लेगी जिस दिन आपने वो टिकट खरीदा, ठीक है। उसे बोलते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मतलब कि हम बुक ऑफ अकाउंट में ट्रांजैक्शन को उसी समय रिकॉर्ड करते हैं जिस समय की वो ट्रांजैक्शन हुई है। नेक्स्ट आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, बिजनेस एंडलेस पीरियड तक चलेगा, ठीक है, फ्यूचर में कभी बंद नहीं होगा। इस अजम्पशन के साथ बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करता है और उसको रन करता है। जैसे कि ना एक एग्जांपल देते हैं, गिब्सन गिटार, आपने नाम सुना होगा, बहुत बहुत बड़ी गिटार कंपनी है, ठीक है। उसके ऊपर फाइन लगाया जाता है, कितना, कितने का, 2.5 लाख का, $2.5 लाख का लगाया जाता है। लेकिन क्या हुआ, उस पर फ़ाइन लगाया गया, उस पर एलिगेशंस लगाए गए, लेकिन फिर भी गिब्सन कंपनी ने जो था इस अजम्पशन को नहीं छोड़ा कि बिज़नेस बंद हो जाएगा, ठीक है। फाइन्स और इन सब चीज़ों से उसकी हो सकता है कि फाइनेंशियल पोजीशन पे इफेक्ट पड़ा हो, लेकिन इन रनिंग ऑफ बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है। फिर आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, जो मेथड हम अपनी बुक ऑफ अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए फॉलो कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली उसी उसी को फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया है, एक कंपनी है, वो डिक्लाइनिंग बैलेंस या डिमिनिशिंग बैलेंस या रिटर्न डाउन बैलेंस मेथड यूज़ करती है, ठीक है। अपनी डेप्रिसिएशन के लिए यूज़ होता है, अपने असेट्स को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो वो अगर 1 साल उस मेथड को फॉलो कर रही है तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसे वो फ्यूचर में भी फॉलो करती रहेगी, ठीक है। अब आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ है, बिजनेस और उसका ओनर दोनों की एंटिटी सेपरेट है, ठीक है। आप आपने सुना होगा 2 तरीके के पर्सन होते हैं अकाउंटिंग में, एक एक होता है नेचुरल पर्सन, एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज होती है उनको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है, और जितनी भी नेचुरल, जैसे हम लोग होते हैं, इनको नेचुरल पर्सन बोला जाता है, ठीक है। तो कंपनी को भी एक आर्टिफिशियल पर्सन का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो बिजनेस और बिजनेस का ओनर अलग अलग होता है, इसीलिए बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो कैपिटल को हम लाइबिलिटी साइड शो करते हैं, क्यों, क्योंकि वो बिजनेस के लिए उधार है, वो ओनर का पैसा है जो उसको कभी ना कभी वापस करना है, ठीक है। और असेट जो होती है कंपनी की अपनी इक्विटी होती है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं कि एक जॉन नाम का बंदा है, उसने रूम का 3 रूम का कोई हॉल 3 रूम का कोई फ्लैट लिया, ठीक है, 1500 रुपये में। उसका 2 वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, बिजनेस पर्पज़ के लिए, और एक जो है वो पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। तो हर एक का कितना हो गया, 500। तो वो अपने बुक ऑफ अकाउंट में जब बिजनेस के लिए मेंटेन करेगा तो उसमें सिर्फ 1000 रुपये जो 2 वो ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करता है उसी में करेगा, जो उसका पर्सनल पर्पज़ के लिए है वो उसका खुद का है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस का अलग है, ओनर का अलग। नेक्स्ट क्या है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है कि हम सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जिन चीज़ों को हम मॉनेटरी यानी कि मनी के टर्म में हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसीलिए अगर मान लिया कि कोई बहुत अच्छा वर्कर है, ठीक है, तो हम अच्छेपन को कभी भी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो क्वालिटेटिव चीज़ है, ठीक है। पर उस अच्छे वर्कर को जितना वेजेस दिया जाता है, जितना पैसा दिया जाता है उसके काम के लिए, उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्यों, क्योंकि उसको हम मनी में मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि हर एक बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने का एक पीरियड होगा, ठीक है। कई जगह पे कैलेंडर ईयर फॉलो किया जाता है, कई जगह पे अकाउंटिंग ईयर फॉलो किया जाता है। जो जैसे ऑस्ट्रेलिया में ईयर एंड होता है 30 जून, ठीक है, वो 30 जून का ईयर एंड फॉलो करते हैं, 1 जुलाई टू 30 जून। इंडिया में क्या होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का, ठीक है। इसको इकोनॉमिक ईयर या फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, ठीक है। कई जगह पे कैलेंडर ईयर फॉलो किया जाता है। तो ऐसे ही बुक ऑफ अकाउंटिंग को मेंटेन करने का एक पीरियड होता है, ठीक है, वो 1 साल का होता है। इसमें एग्जांपल क्या है, एक कंपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर एवरी ईयर, ठीक है, और उस फाइनेंशियल बुक्स को उसी टाइम क्लोज करती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हम एसेट खरीदते हैं उसको हमेशा उसकी बुक वैल्यू पे शो करते, सॉरी, जिस जिस परचेज वैल्यू पे शो करते हैं, मतलब जो जितनी वैल्यू पे
आपने ख़रीदा है, 10 साल बाद भी वो उसको उसी वैल्यू पे शो करेंगे। इसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे कि एक प्लांट परचेज़ करा 50 लाख रुपए का, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, ठीक है, तो वो उसको 50 लाख रुपए का ही शो करेगा, चाहे वो 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए। नेक्स्ट क्या है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होते हैं। जैसे कि, ठीक है, जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं, तो जैसे कि एक बंदे ने बिज़नेस स्टार्ट करा, ठीक है, तो जब बिज़नेस स्टार्ट करा तो उसने कुछ पैसा लगाया होगा, वो जो पैसा लगाता है ओनर, उसको बोलते हैं कैपिटल, ठीक है, और उसको हम लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। वैसे ही उसका एक इफ़ेक्ट तो वो हो गया कि एक लाइबिलिटी बढ़ गई, और दूसरा इफ़ेक्ट क्या हो गया कि बिज़नेस के पास 1 लाख रुपए आ गया। यानी कि दो इफ़ेक्ट हो गए, एक तरफ लाइबिलिटी, एक तरफ असेट। इसी के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन यूज़ की जाती है, जिसको हम बोलते हैं असेट, ठीक है। असेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। इक्विटी का मतलब कैपिटल, ठीक है। तो हमेशा बिजनेस के पास जितना पैसा होगा वो ओनर का पैसा और बाकी उधारों के बराबर होगा, ठीक है। अब आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। जैसे हमने अक्रूवल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। इसको रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है, उसको उस समय नहीं रिकॉर्ड करेंगे, उसको तब करेंगे जब वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा या वो सर्विसेज रेंडर्ड हो जाएगी। जैसे अभी आपने कोई चीज़ 10,000 रुपये की बुक की, तो वो तब तक वो सेलर अपनी बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकता जब तक वो 10,000 का सामान आपको मिल ना जाए। उसको रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे बॉब बिलियार्ड्स है, ठीक है, उसने 5,000 रुपये का कोई सामान खरीदा और वो जनवरी 31 तक उसने डिलीवर नहीं किया, तो वो जनवरी 31 तक अपने बुक ऑफ अकाउंट में उसको शो नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्या है, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या करते हैं हम, जितना भी हमारा प्रॉफिट है, ठीक है, जितनी भी हमारे रेवेन्यूज़ हैं, रेवेन्यूज़ को हम हमेशा एक्सपेंसेस से मैच करेंगे ताकि हमको एक्चुअल प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। अगर आपने कोई, जैसे कि यहाँ पे खुद ही एक एग्जांपल दिया है कि आपने 50,000 रुपये का कोई असेट खरीदा, ठीक है, उस पर 5 साल का डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। 5 साल का डेप्रिसिएशन मतलब हर साल कितना हो गया, 10,000 रुपये, ठीक है। तो उस 10,000 रुपये को हम प्रॉफिट से मैच करेंगे ताकि हम एक्चुअल प्रॉफिट निकालें। मान लीजिए हर साल हमारा 1 लाख का प्रॉफिट होता है, तो हम 1 लाख का प्रॉफिट नहीं 90,000 का प्रॉफिट दिखाएंगे, क्योंकि ये 10,000 रुपये हमारा एक डेप्रिसिएशन यानी कि एक लॉस भी है। अब आता है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, हम अपनी अकाउंटिंग बुक से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शो करेंगे, डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। चाहे हम कितना अमाउंट शो कर रहे हैं, कौन सा मेथड हमने यूज़ किया, कौन सा काउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ किया, ये सब कुछ, ठीक है। जैसे कि गिटार एम्पोरियम नाम की एक नेशनल वाइड रिटेलर है, मतलब कि पूरे देश में ये गिटार बेचती है, ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट में इतना गिटार की इन्वेंट्री थी, ठीक है, 10.5 मिलियंस की, ठीक है। तो वो उस इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए लीफो मेथड यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रही है, इस सब चीज़ों को वो शो करेगी। अब आता है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, फेयर प्ले कॉन्सेप्ट। मतलब कि हमेशा ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बिजनेसमैन को बताता है कि जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करें तो आपको लॉस होने के चांसेस है, तो इसके लिए आप प्रोविजंस बनाएं, ठीक है। क्योंकि अगर आपको लॉस होता है तो उस समय आपके पास उतना सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होगा उसको मेंटेन करने, उसको क्या कहते हैं, सेट ऑफ करने के लिए। मान लिया कि आपकी कोई मशीनरी थी 50 लाख रुपए की, लेकिन आपने डेप्रिसिएशन हमेशा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनाया, 2 साल के बाद वो ऑब्सोलीट हो गई, तो एकदम से वो 50 लाख रुपए आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट आता है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, हम सिर्फ बुक ऑफ अकाउंट में वो चीज़ें ही यूज़ रिकॉर्ड करेंगे जो कि हमारे लिए मटेरियल है, जो कि डायरेक्टली हमारी प्रॉफिट या फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करता है। अगर कोई छोटी मोटी चीज़, मान लिया कि आपका 10 करोड़ का बिजनेस है, तो आप 10-12 रुपए की चीज़ थोड़ी रिकॉर्ड करोगे उसमें, ठीक है। तो जैसे कि ना एक लार्ज कंपनी है बिल्डिंग और क्या कहते हैं, हरिकेन जोन में वो सेल करती है, ठीक है। तो अगर उसका 1 करोड़ रुपए का बिजनेस है, 1 करोड़ US डॉलर्स का बिजनेस है, और उसको 10 लाख रुपए का कोई इंश्योरेंस प्रीमियम मिलता है, तो वो उसको थोड़ी रिकॉर्ड करेगा। कहाँ आपका क्या कहते हैं 1 करोड़ की का टर्नओवर, कहाँ आपको 10 लाख रुपए, ठीक है।
10,000 सॉरी। अब आता है ऑब्जेक्टिविटी या वेरीफाइबल कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, जो भी आप बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे वो वेरीफाई करा जाएगा थर्ड पार्टी के थ्रू, जिसको हम ऑडिटर्स बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए हर कंपनी हर साल ऑडिट कंडक्ट कराती है, जिसको हम स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ कि एक कंपनी अपने क्या कहते हैं लोन लेने की कोशिश करती है, तो लोन लेने के लिए उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करनी होगी। ठीक है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहते हैं ऑडिटेड नहीं है किसी ऑडिटर के थ्रू, बल्कि उनका जो खुद का बुक कीपर है जो कि बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है, वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेज देता है बैंक को। तो वो बैंक बैंक लोन अप्रूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनाई गई है उनके खुद के अकाउंटेंट के थ्रू, मतलब बायस हो सकती है, वो उसको वेरीफाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये था। थैंक यू। मेरे को लगता है आपको सारे कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अगली वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच।